हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज शुरू करते हैं अपन कक्षा 10 की बायोलॉजी। 1 से लेकर 5 तक जो पार्ट थे, 1 से 5 तक जो पार्ट थे वो केमिस्ट्री के पार्ट थे। उनको अपन ने कंप्लीट कर लिया और आज चलते हैं आगे बायोलॉजी के अंदर। तो 6 से लेकर आगे जो पार्ट है वो बायोलॉजी के हैं और उसके बाद में फिजिक्स है। तो आज से अपन शुरुआत करते हैं बायोलॉजी की। और बायोलॉजी के अंदर पहला पार्ट है, छठा पार्ट है और छठे पार्ट का नाम है अपने क्या, जैव प्रक्रम। तो आज शुरुआत करते हैं किसकी, आज शुरुआत करते हैं अपन बायोलॉजी की। और बायोलॉजी का अध्याय नंबर है कौन सा, 6। और इसका नाम है क्या, नाम है जैव प्रक्रम। पार्ट का नाम है क्या, जैव प्रक्रम। देखिए जैव प्रक्रम पहले तो होता क्या है वास्तव में, इसको समझते हैं और बाद में अपन शुरुआत करते हैं अपने पाठ की। अगर आपको इन पाठों के नोट्स चाहिए, वैसे तो मैं लिखता हूँ सारा, वैसे तो बोर्ड पे सारा कुछ लिखता हूँ, आप वहां से नोट कर सकते हो। परंतु अगर आपको इस लेसन के या और किसी भी लेसन के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ से आप संपर्क कर सकते हो। यहाँ से आप सीधा मैसेज कीजिए पीडीएफ के लिए और वहां से आपको सीधे नोट्स मिल जाएंगे। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए अगर आपको 10वीं के कोई भी नोट्स चाहिए। अब अपन चलते हैं आगे जैव प्रक्रम पे। जैव प्रक्रम को समझने से पहले दो चीजें समझते हैं अपन। पहला समझते हैं, देखो जैविक घटक और अजैविक घटक आपने नाम सुन रखा होगा। जैविक घटक का मतलब क्या होता है, सजीव। जैव का मतलब क्या होता है, सजीव। और एक लिख दो मैं अजैव, यहीं पे पास में लिख दो जैव, और एक लिख दो अजैव, जिसको अपन क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। यानी प्रकृति के अंदर, इस प्रकृति के अंदर दो तरह की चीजें उपस्थित होती हैं, एक होती है सजीव और एक होती है दूसरी कौन सी, निर्जीव। तो अपन मेन तो अपने को ये पढ़ना, जैव में सजीवों के बारे में पढ़ना इस लेसन के अंदर, पहली बात तो ये है। अब सजीवों के बारे में पढ़ना है तो पहले ये बात फिक्स करनी है कि सजीव वास्तव में क्या होते हैं, जैव वास्तव में क्या होते हैं और अपने को इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए मैं शुरुआत यहाँ से जैव और अजैव में करता हूँ, अंतर से करता हूँ। हालांकि ये अपने सिलेबस के अंदर नहीं पढ़ना अपने को, अजैव वस्तुएं जो है या अजैव जो पदार्थ है वो अपने सिलेबस के अंदर नहीं पढ़ने हैं। फिर भी मैं इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करवाता हूँ। यहाँ पे दोनों को एक साथ में समझते हैं, अच्छे से समझ आएगा। इससे पेपर में प्रश्न बन सकते हैं आपके कि किसी भी वस्तु को सजीव या किसी भी वस्तु को जैविक वस्तु या जैविक घटक कह सकते हैं, उसके आधार क्या क्या हो सकते हैं। तो सामान्य तो इसकी मैं अगर परिभाषा लिख दूं, मैं सामान्यतः परिभाषा लिख दूं जैव की या सजीव की परिभाषा लिख दूं, तो सजीव की नॉर्मली अपन क्या परिभाषा बना सकते हैं भाई, ये बना सकते हैं कि जो है ना श्वसन करते हैं भाई। मैं पहले इधर शुरुआत करता हूं, देखिए क्या करता हूं भाई। अपन ये बात कर दें कि है ना जो श्वसन करते हैं भाई, जो जीव होते हैं वो श्वसन करते हैं, वो वाले क्या कहलाते हैं। पहले ये आता श्वसन से पहले कि जो है ना गति कर सकते हैं, जो गतिशील होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, जो भी गतिशील होते हैं। मतलब मैं चल रहा हूं, मैं सजीव हूं, है ना, तुम चल रहे हो, तुम सजीव हो। तो फिर सजीव गति के आधार पे कह दिया कि सजीव है। फिर चलो मैं सो गया तो क्या मैं निर्जीव हो गया, सो गया तो नहीं हुआ निर्जीव। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो भाई है ना गतिशील भी है, श्वसन क्रिया करता है अगर कोई, तो भी वो क्या है, जीव है। फिर उन्होंने कहा कि चलो श्वसन क्रिया करते हैं, क्या पेड़ पौधे श्वसन क्रिया करते हैं, क्या पेड़ पौधे हैं वो भी सजीवों के अंदर आते, वो भी श्वसन नहीं करते। हालांकि करते हैं पर अपने को आंखों से दिख रहे हैं, क्या वो श्वसन करते हैं कि नहीं दिख रहे। तो फिर अपन कह देते हैं कि उनका रंग हरा होता है, हरे रंग के कारण अपन क्या करते हैं, उनको कह देते हैं कि ये वाले पदार्थ क्या है, सजीव है, जो वस्तु है सजीव है। कहा भाई चलो कोई हरी ना हो भी, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पत्ते हरे होते ही नहीं है, उनके अंदर हरा रंग उपस्थित ही नहीं होता। तो फिर कहा गया कि चलो भाई हरा नहीं होता तो वो कुछ तो करते होंगे, कि ये कह दो कि जो है ना वृद्धि करते हैं, वृद्धि में जो ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं। मान लो ये बोर्ड है आपके सामने, ये तो वृद्धि नहीं करा कि आज इतना सा कल बड़ा हो गया, कल बड़ा हो गया, नहीं करना। तो उन्होंने कहा कि जो वस्तुएं हैं वो क्या करती है, वृद्धि करती हैं। तो उन वृद्धि करने वाली वस्तुओं को भी आप क्या कह दो, सजीव कह दो।
तो इस प्रकार ये प्रक्रियाएं चलती रही और वैज्ञानिकों के अंदर मतभेद होते गए कि किस चीज को अपन सजीव कहें और किस चीज को अपन निर्जीव कहें। तो इसके आधार पर एक मोटा मोटी परिभाषा निकाली गई। परिभाषा ये थी कि ऐसी वस्तुएं, अपन सजीव की अगर परिभाषा पूछे या जैव घटकों की परिभाषा पूछे जैव की, तो लिख सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जो श्वसन करती हैं, ऐसी वस्तुएं जो श्वसन करती हैं, ऐसी वस्तुएं जो श्वसन करती हैं तथा श्वसन करती है तथा अपने में वृद्धि करती है, तथा अपने में वृद्धि प्रदर्शित करती है या अपने में वृद्धि करती हैं, अपने में वृद्धि करती हैं, उसे सजीव कहते हैं। ये लो, उसे क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। बात समझ में आई क्या? जैसे मैं कह दूं क्या, जैसे मानव है तो अपने में वृद्धि होती है, मानवों में श्वसन क्रिया करते हैं। पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों के अंदर क्या होती है? वृद्धि होती है। जीव जंतु है, जीव जंतुओं के अंदर भी क्या होती है? वृद्धि होती है, श्वसन क्रिया होती है ना। ये सारे के सारे किस में आते हैं? ये सारे के सारे आते हैं सजीवों के अंदर, यानी जीवों के अंदर। यानी कुल मिला के ऐसे कह सकते हैं कि जिनके अंदर क्या होता है? जीवन उपस्थित होता है। जैव का मतलब क्या होता है? जिनके अंदर जीवन उपस्थित होता है, जैव में जिनके अंदर क्या हो? जीवन उपस्थित हो। और अजैव का मतलब जिसमें जीवन उपस्थित ना हो, वो वाले हो जाते हैं अजैव। तो मेनली आपको सजीव की हालांकि परिभाषा नहीं पूछते, सजीव या जैव की पूछे तो ये कह देना ऐसी वस्तुएं जो शोषण कर सकती हैं तथा अपने में वृद्धि कर सकती है, उसे क्या कहते हैं? अपन सजीव कहते हैं। और जैसे लिख देंगे पेड़ पौधे, मनुष्य और जीव जंतु। इसके बाद में मैं इसके साथ में सजीव के साथ में निर्जीव की परिभाषा लिख दूं। हालांकि अपना पढ़ना ये जरूरी नहीं है इतना, फिर भी मैं इसके साथ में तुलनात्मक अध्ययन में लिख रहा हूं, जिससे दोनों चीजें अपने को याद आसानी से हो जाएगी। तो निर्जीव में इसका उल्टा हो जाएगा कि ऐसी वस्तुएं जो श्वसन नहीं करती हैं, ऐसी वस्तुएं जो श्वसन नहीं करती हैं, ऐसी वस्तुएं जो श्वसन नहीं करती हैं, श्वसन नहीं करती हैं तथा श्वसन नहीं करती है तथा अपने में वृद्धि प्रदर्शित नहीं करती है, तथा अपने में वृद्धि प्रदर्शित नहीं करती है। या ऐसे ही लिख सकते हैं अपने में वृद्धि नहीं करती है, प्रदर्शित, अपने में वृद्धि प्रदर्शित नहीं करती है, प्रदर्शित नहीं करती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें निर्जीव कहते हैं। उन्हें निर्जीव कहते हैं। उन्हें निर्जीव कहते हैं। ये दो बातें हो गई। देखो, जैसे लिख दो यहाँ पे, जैसे लिख दो क्या? जैसे लिख दो टेबल, टेबल लगी हुई है, कहीं पर भी वो वृद्धि ना करती ना वो श्वसन क्रिया करती। टेबल है कह दो, कुर्सी है ना, कुछ भी कह दो जो निर्जीव वस्तुएं है ना। और क्या कह दो? जैसे दीवार है, कुछ भी कह दो, वो सारी की सारी वस्तुएं जिनमें ना तो वृद्धि होती हो और ना वो श्वसन क्रिया करती हो, वो सारी की सारी वस्तुएं क्या कहलाती है? निर्जीव कहलाती है। इंग्लिश में बोलते हैं ये लिविंग थिंग्स और ये नॉन लिविंग थिंग्स। बात समझ आ गई इतनी सी? तो आपको पहले तो ये उतारना है, तो आप इसको उतार लीजिए, वीडियो को रोक के। जैसे ही आपको उतारना है, दो परिभाषा उतार लीजिए, सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं। फिर चलते हैं अपन आगे। चलिए आगे चलते हैं अपन और आगे देखते हैं कि इनके आधार क्या है। किसी भी घटक को जैव घटक कह दे, किसी भी प्रक्रम को जैव प्रक्रम कह दे, उसके क्या आधार मायने हैं और अजैव के क्या आधार और मायने। देखिए मैं एक साइड लिखता हूं जैव, है ना, जैव बोल दो चाहे उसको क्या बोल दो, सजीव, दोनों एक ही बात है। एक साइड में बात करता हूं किसकी? सजीव की, और एक साइड बात करता हूं किसकी? निर्जीव की। तो आप भी अपनी जो नोटबुक है उसके दो भाग कर लीजिए और साथ साथ में समझते जाइए और लिखते जाइए। उधर में जैव लिख दूं और इधर में क्या लिख दूं? अजैव लिख दूं, है ना। अजैव का मतलब जो जैव ना हो, अजैव का मतलब जो जैव ना हो, या इसको कह सकते हैं अपन क्या? निर्जीव कह सकते हैं।
ये निर्जीव। इनके बारे में देखिए अध्ययन करते हैं अपन। पहली बात तो देखो, अगर मैं इनका तुलनात्मक अध्ययन करूं तो मैं पहली बात तो क्या लिखूंगा, पहली बात तो ये लिखूंगा मैं इसमें कि ये जो है ये क्या करते, ये श्वसन क्रिया करते हैं। ये क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। तो आप लिखोगे कि ये जो है ये क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। और इनमें लिख देंगे कि ये वाले जो होते हैं ये श्वसन क्रिया नहीं करते हैं। तो जैसे अपने टेबल और वगैरह वो श्वसन नहीं करती ना, ये श्वसन क्रिया नहीं करते हैं, ये श्वसन क्रिया नहीं करते हैं। पहली बात तो ये होगी दोनों के अंदर। तो आपको पूछ रहे जैविक घटक, किसी घटक को जैविक घटक कहने के आधार या मायने क्या, तो आप कह दोगे कि ये श्वसन क्रिया करते हैं, श्वसन के आधार पर उनको जैव या सजीव कह सकते हैं। दूसरी मैं लिखता हूं, जो परिभाषा में लिखा था वही लिखता हूं पहले। तो दूसरी लिखी कि इनमें वृद्धि संभव होती है, या ऐसे कह दो ये वृद्धि, इनमें वृद्धि संभव होती है, ऐसे लिख दो, इनमें वृद्धि संभव होती है। मतलब इनके अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है। और इनमें लिख दो क्या होती है कि इनमें वृद्धि नहीं होती, वृद्धि कर ही नहीं सकते, टेबल है, टेबल वो बड़ी हो ही नहीं सकती बड़ी, इनमें वृद्धि संभव नहीं होती, इनमें वृद्धि संभव नहीं होती, इनमें वृद्धि संभव नहीं होती। दो बातें हो गई आधार के रूप में, अंतर के रूप में भी चल रही। तीसरी बात करते हैं, इनमें गति उपस्थित होती है, या कह दूं ये गतिशील होते हैं, या इनमें गति उपस्थित होती है, ऐसे लिख दो, इनमें गति उपस्थित होती है। मतलब ये गति कर सकते हैं। और इनके अंदर क्या लिख दो कि इनमें गति उपस्थित नहीं होती है, इनमें गति उपस्थित नहीं होती है, इनमें गति उपस्थित नहीं होती है, नहीं होती है। जब तक, ये भी ध्यान रखना है, गति हो जाएगी, अगर टेबल पड़ी है और मैं उसको धक्का लगाऊं तो वो गति कर लेगी, तो फिर कह देंगे ये तो गतिशील नहीं है। कोई भी कुर्सी पड़ी है, तेज हवा आती है, उससे वो गति कर लेती है। कब करती है, जब कोई बाह्य बल लगाया जाता है। तो मैं यहाँ कंडीशन लिख दूं, इसमें गति उपस्थित नहीं होती जब तक, कब तक, जब तक कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, जब तक कोई बाहर से बल, बाह्य बल का मतलब बाहर से कोई बल, बाह्य बल, जब तक कि कोई बाह्य बल उपस्थित ना हो, ऐसे लिख दो, जब तक कि कोई बाह्य बल उपस्थित नहीं हो। ये बात ध्यान रखनी, इनके अंदर गति हो सकती है कब, जब अपन कोई बाहर से बल लगाएंगे तब होगी इनके अंदर। चौथी देखिए क्या होती है कि इनमें जो है ना प्रजनन की क्षमता पाई जाती है। इनमें क्या क्षमता पाई जाती है, प्रजनन की क्षमता पाई जाती है, इनमें प्रजनन की क्षमता पाई जाती है, इनमें प्रजनन की क्षमता पाई जाती है। प्रजनन की क्षमता पाई जाती है का मतलब क्या होता है कि ये संतान उत्पन्न कर सकती है, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी प्रजनन का मतलब होता है कि ये ना एक पीढ़ी से आगे दूसरी पीढ़ी में अपनी संततियां उत्पन्न करना और अपनी पीढ़ियों को बनाए रखना। तो उनमें प्रजनन की क्षमता उपस्थित होती है। और इसमें लिख दो, इनमें प्रजनन की क्षमता उपस्थित नहीं होती है, इनमें प्रजनन की क्षमता उपस्थित नहीं होती है। प्रजनन की, इनमें प्रजनन की क्षमता, इनमें प्रजनन की क्षमता उपस्थित नहीं होती है, प्रजनन की क्षमता उपस्थित नहीं होती है, नहीं होती है। तो सामान्यतः देखते हैं कि इंसान जो होता है, इंसान जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, प्रजनन की क्रिया करके करते हैं। और अपन नहीं देखते कि टेबल होती है, टेबल अपने जैसे संतान उत्पन्न कर ले, ऐसी क्षमता इनके अंदर नहीं पाई जाती। अगली देखिए, अगली क्या आधार होता है, इनका जो संगठन होता है, यानी इनका संगठन बोल दो या निर्माण बोल दो, इनका जो संगठन होता है वो कोशिकाओं द्वारा होता है। इनका जो संगठन होता है वो किसके द्वारा होता है, इनका संगठन कोशिकाओं के द्वारा होता है। मतलब कोशिकाओं से मिलकर इनका क्या बनता है, शरीर बनता है। तो इनका संगठन कोशिकाओं के द्वारा होता है, इनका संगठन कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो फिर इनका कोशिकाओं के द्वारा नहीं होता, तो मैं लिख दूं कि इनका संगठन कोशिकाओं द्वारा होता है। तो ये लिख दो कि इनका संगठन
अकोशिकाओं द्वारा होता है या अकोशिकीय पदार्थों द्वारा होता है। ऐसे लिख दो सीधा ही, इनका संगठन अकोशिकाओं द्वारा होता है। इनका संगठन अकोशिकाओं द्वारा होता है। इनका संगठन अकोशिकाओं द्वारा होता है। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन और आगे देखते हैं, देखिए और क्या क्या इनके अंदर परिवर्तन होते हैं जो दोनों को क्या दिखाते हैं, एक दूसरे से अलग दिखाते हैं। तो देखिए आगे लिखता हूं मैं, आगे 6 नंबर बात लिखता हूं कि इनका जो आकार और आकृति होती है, ऐसे लिखो, इनका आकार व आकृति, इनका आकार व आकृति, इनका आकार व आकृति अनिश्चित होते हैं। इनके लिख दो ऐसे, इनके आकार व आकृति अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित होते हैं मतलब अपन कोई भी आकृति बना सकते हैं। अभी सीधे खड़े हैं अपन, सीधी आकृति है एकदम, अपन सो जाएंगे, लेट जाएंगे, कैसे ही अपने शरीर की आकृति को क्या करते जाएंगे, बदलते जाएंगे, है ना। तो आकृति और आकार होता है वो अनिश्चित नहीं होता। कभी कभी तो शरीर होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, कभी कभी दुबला पतला होता है, छोटा हो जाता है। तो इनकी जो आकार और आकृति वो फिक्स नहीं होती। परंतु टेबल देख लेते हैं, अभी आज कोई इंसान है एक पतला सा है, थोड़े दिनों बाद में वो मोटा हो जाता है, तो उनकी आकृति तो फिक्स नहीं हुई ना, आकार फिक्स नहीं हुआ ना। परंतु आज एक टेबल छोटी सी है, क्या वो कई दिनों के बाद में मोटी हो जाएगी? क्या टेबल नहीं हो पाएगी ना। तो फिर इसके अंदर लिख दूं कि इनका आकार में आकृति निश्चित होते हैं। इनके, इसमें लिख दो, इनके आकार व आकृति, इनके आकार व आकृति अनिश्चित होते हैं। इनके आकार व आकृति कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। अनिश्चित उसमें होते हैं, इसमें कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। इनके आकार व आकृति कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। इस बात का ध्यान में रखना है कि इनके किनके अजैव यौगिकों के या निर्जीवों के जो आकार और आकृति होती है वो कैसे होते हैं? इनके निश्चित होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है अपने को। आगे देखिए, आगे एक और अंतर लिख लेते हैं कि इनके अंदर क्या होता है। इनमें ऐसे लिख दो, इनमें क्या लिख दूं? इनमें जीव द्रव्य पाया जाता है। इनमें जीव द्रव्य, यानी इसके अंदर क्या लिख दूं कि इनके अंदर क्या उपस्थित होता है? इनमें जीव द्रव्य उपस्थित होता है या जीव द्रव्य पाया जाता है। इनमें जीव द्रव्य उपस्थित होता है। और इनकी अगर बात करूं तो जीव द्रव्य नहीं होता, मतलब जीवन नहीं होता। उनके अंदर जीव द्रव्य का मतलब जीवन उपस्थित होता है। और इनमें लिख दो क्या कि इनमें जीव द्रव्य उपस्थित नहीं होता है। इनमें जीव द्रव्य उपस्थित नहीं होता है, या ऐसे लिख दो, इनमें जीव द्रव्य अनुपस्थित होता है। इनमें जीव द्रव्य अनुपस्थित होता है। तो ये मैंने लिखे यहाँ 8 तक 6 7 लिखे, यानी ये जो 7 मैंने प्रकार लिखे या 7 दोनों के अंदर अंतर लिखे, ये जो 7 मैंने अलग अलग प्रकार के नाम लिखे, ये 7 जो है ये क्या करते हैं? जैव और अजैव को अलग करने के लिए या किसी भी पदार्थ को जैविक और अजैविक, निर्जीव और सजीव ठहराने के लिए उनके आधार होते हैं। आप आगे पढ़ोगे, जब आपके आगे क्वेश्चन आएगा कि किसी भी सजीवों के निर्धारण के लिए या जीवों के निर्धारण के लिए क्या आधार होते हैं, तो आप बताओगे कि इतने आधार होते हैं कि वो क्या करें, कि वो अगर श्वसन करे तो उसको कह सकते हैं, उनमें वृद्धि हो तो कह सकते हैं, उनमें गति उपस्थित हो तो कह सकते हैं, उनमें प्रजनन की क्षमता हो तो कह सकते हैं, वो शरीर कोशिकाओं से बना हो तो कह सकते हैं, उनका आकार और आकृति अनिश्चित हो तो कह सकते हैं, अगर उनमें जीव द्रव्य उपस्थित होता है तो उनको क्या कह सकते हैं? जैव कह सकते हैं, अन्यथा उनको क्या नहीं कह सकते? जैव। तो इसकी फिक्स तो कोई परिभाषा होती नहीं है, फिर भी मैंने जो परिभाषा लिखी वो सटीक परिभाषा लिखी है। वैज्ञानिकों के द्वारा मान्य है कि अपन ज्यादातर श्वसन और वृद्धि के बारे में जानते हैं, इसके बारे में लिख दो तो वो क्या बन जाती है? इनकी परिभाषा बन जाती है। तो आपको अगर ये उतारना है तो आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और ये सारा का सारा जो है उतार लीजिए। तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा? आज की क्लास में कुछ नहीं पढ़ा वैसे तो, और वैसे देखे तो पूरा जो पाठ है वो किस पे चलेगा? अपने जैव पे चलेगा, है ना। जैव प्रक्रम है पूरा का पूरा, यानी जीवों पे चलेगा। तो पहले पता तो चल जाए भाई जीवों में वास्तव में क्या होता है, कि जीवों में श्वसन पढ़ेंगे, वृद्धि पढ़ेंगे, है ना,
बाद में गति पढ़ेंगे, प्रजनन पढ़ेंगे, कोशिका, ऐसे करके अपन क्या पढ़ेंगे, पूरे जीवों को पढ़ेंगे, अजीवों को नहीं पढ़ेंगे, निर्जीवों को इस लेसन के अंदर नहीं पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में तो अपन इतना ही पढ़ते हैं। कल की क्लास में अपन शुरुआत करते हैं अपना जो पाठ है जैव सजीव, इसके बारे में। ये भी अपने पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, ये नहीं कि ये आज की क्लास जो है वो काम की नहीं है। आज की क्लास है वो पूरे पाठ के लिए आधार है। पूरी क्लास, पूरी जो आगे की क्लासें चलेगी उनके लिए आधार का काम करेगी। सारा काम जो चलेगा वो इन बिंदुओं पे ही चलेगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आगे की क्लास में। धन्यवाद।